बल्कि वो है ही बेस किस पे है, बिब्लिकल थीम से। और वो मुतासर था किससे, होमर, वर्जिल और इनको उसने बड़ा, लैटिन ग्रीक्स को उसने बड़ा अच्छी तरह स्टडी किया हुआ था। किसने, मिल्टन ने। प्योरिटन एज का जो टाइम है 1600 से लेकर 1660 तक, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चार्ल्स वन, जो कि उस वक्त रूल कर रहा था, चार्ल्स वन, उनकी पार्लियामेंट के साथ उसकी नहीं बनती थी। एक तो वो वैसे ही मतलब डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी था, उसकी पार्लियामेंट के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो उनके साथ फैसले नहीं करता था। वो उसे कहते थे ये वलपचुस है, ये अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रीच करनी शुरू कर दी इंग्लैंड के लोगों को, ही इज़ नॉट अ ट्रू सन ऑफ गॉड, वी आर प्योरिटन एंड वी आर ड्यूटी टू कास्ट आउट ईवल फ्रॉम दिस लैंड एंड हाउ वी कैन प्योरीफाई दिस लैंड, दिस पर्सन चार्ल्स वन, ही इज़ नॉट अ ट्रू प्योरिटन, ये कोई प्योरिटन भी नहीं है, ये कोई रोमन कैथोलिक है। बहुत ज़्यादा उस पर इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, अल्टीमेटली उसको बिहेडेड कर दिया। उसके बाद आ गई कौन सी एज आ गई, एज ऑफ मिल्टन भी उसे कहते हैं, प्योरिटन एज भी उसे कहते हैं। ये 1600 से लेके 1660 तक है। इस एज के अंदर क्या हुआ, मजहबी लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया। इवन कि ये लोग जब अमेरिका गए थे, मैंने हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पढ़ाया, तो वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिकन लिटरेचर के साथ क्या मतलब मजहबी लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। वहाँ पे लोगों को प्योरिटन से रिलेटेड आइडिया जो है वो इम्पोज किए उनके ऊपर, और बहुत सारे लोग जो है अमेरिका के अंदर क्या बन गए, प्योरिटन बन गए। अगर आपने पढ़ा हो आर्थर मिलर का द क्रूसिबल, तो द क्रूसिबल के अंदर जो कंसेप्ट मिलता है वो प्योरिटन का है। प्योरिटन जब वहाँ पे गए थे, प्योरिटन वहाँ पे काबज़ हो गए थे, प्योरिटन ने क्या किया, वहाँ पे लोगों को क्या लिटरेचर, ये क्रिश्चियनिटी का प्योरिटन लिटरेचर बांटा। लोग जो थे वो बड़े ऑर्थोडॉक्स बिलीवर बन गए इसके, और उन्होंने क्या किया, लोगों का ट्रायल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ट्रू सन ऑफ गॉड हैं और इट इज़ आवर ड्यूटी लाइक द जीसस क्राइस्ट टू कास्ट आउट द डेविल फ्रॉम दिस लैंड। तो वो कास्ट आउट किसको करते थे, डेविल निकालते थे लोगों, विच निकालते थे। विच क्राफ्ट को बहुत बुरा माना जाने लगा। और क्रूसिबल के अंदर हमने देखा कि कैसे लोगों को पत्थर रख के मारा गया, कैसे लोगों को एग्जीक्यूट किया गया, कैसे उनको बिहेडेड किया गया, कैसे उनको फांसियाँ दी गई। और जॉन प्रॉक्टर के साथ भी उनका यही मामला था कि ही वॉज नॉट अ रिलीजियस, ही वॉज नॉट गोइंग टू अटेंड religious ceremony, he was not following the reverend hail, he was not following the priest, so he did not follow and they they had a trial against him। तो उसके अगेंस्ट एक सवियर किस्म का वो ट्रायल करते हैं और अल्टीमेटली उसे बिहेडेड, उसको क्या करते हैं, हैंग कर देते हैं। तो ये जो प्योरिटन्स थे ये इसी तरह का लिटरेचर उस वक्त बांट रहे थे। और उसके बाद इसके बाद आती है कौन सी एज, जब ये प्योरिटन से तंग आ जाते हैं इंग्लैंड के लोग, तो हमने देखा फिर उसके बाद जो एज आती है वो आती है रिस्टोरेशन एज। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कल भी डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा अब भी डिस्कस कर देता हूँ, स्टूडेंट को थोड़ा सा पता चल। रिस्टोरेशन एज में चूंकि जो चार्ल्स टू था, चार्ल्स वन का बेटा था, वो यहाँ पे आया था, वो आया था फ्रांस से। तो वो फ्रेंच के राइटर जो है कुछ साथ ले आया। जब वो फ्रेंच राइटर साथ ले आया तो वो फ्रेंच जो थे वो वर्क कर रहे थे उस पर, उसके ऊपर, रोमांस के ऊपर, ठीक है। बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड बना रहे थे, कोर्टियर लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। मास्क जो हैं, आपको मास्क, मैंने मास्क का कंसेप्ट बताया था, मास्क इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मास्क के अंदर क्या होता है, डांसिंग होती है, पेंटोमाइम होता है, कोर्टियर प्ले होते हैं, बादशाह को खुश करने के लिए बहुत सारे प्ले लिखे गए। इवन बेन जॉनसन जो है उसने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया खुश करने के लिए, उस वक़्त बादशाहों को, मतलब किंग को खुश करने के लिए बेन जॉनसन भी लिखता रहा। तो इस तरह बहुत सारे, किंग जेम्स का जो टाइम था उस वक्त लिखता रहा। तो इस तरह चार्ल्स टू के दौर में भी इस तरह के क्या लिखे गए, मास्क और रोमांसेस और इस तरह के उनको खुश करने के लिए लोगों को, किंग्स को लिखे गए बहुत सारे प्लेज वगैरह और पोइट्री। ज़्यादातर वर्क हुआ उसमें, उस दौर में, किसमें, प्लेज वगैरह में, ड्रामा में। और ड्रामा का थीम क्या होता, पूछ सकते हैं आपसे, क्या मेन थीम क्या होता था कि जो फीमेल है वो फ्लर्टियस है। फीमेल को क्या साबित किया जाता था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कि एक फीमेल है वो घर में अकेली है और वो क्या है, उसके बहुत सारे लोगों के साथ क्या है, इलेजिटिमेट रिलेशन है, अडल्टरस रिलेशन को उसको प्रमोट किया गया। उस दौर में कहते हैं कि ट्रू सेकुलर स्टेट बनाया गया इंग्लैंड को।
वो ऐसे था कि जैसे उसने कहा कि मैं प्योरिटन के से बदला तो ले नहीं सकता। प्योरिटन फिर भी छाए हुए थे, चाहे वो डोमिनेट कर लिया था। ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो गई थी, ये पॉलिटिकल लीडर था उनका मेन प्योरिटन का, उसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो गई, उसके बाद प्योरिटन का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब ये अंदर से क्या था, कैथोलिक था। ये बात याद रखिएगा, जो चार्ल्स टू था वो कैथोलिक था, और वो यानी वाजे तो लड़ नहीं सकता था, और वो बहुत सारे राइटर उधर से ले आया। उसने कहा कि रिलीजियस जितने भी लोग हैं मैं इनसे रिएक्शनरी एक एस्पेक्ट के थ्रू इनसे मैं बदला लूँगा। कैसे कि उनके वो मकम्मल वो उल्ट काम करता था। मतलब उसने उनको माफ़ी तो दे दी, जिन्होंने उसके फादर को मारा, बीहेडेड किया, उसको तंग किया, तो उसने क्या किया, बदला कैसे लिया कि उसको टोटली इंग्लैंड को सेकुलर स्टेट बना दिया। ये जो हार्लेट और प्रोस्टिट्यूट का निज़ाम आम कर दिया, सेकुलर स्टेट बन गई, लोग जो चाहे करें, आज़ादी। इंग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा उसने किसकी तरफ लगा दिया, इस तरह की इररेलेवेंट जो एक्टिविटी हैं, फ्रिवलस एक्टिविटी की तरफ से। तो लिटरेचर के थीम क्या होते, यही जो इलेजिटिमेट रिलेशन, रोमांसेस, लव और इस तरह फ्रिवलस एक्टिविटी और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। ये याद रखिएगा, ये चार्ल्स टू के दौर का लिटरेचर प्रोड्यूस करता है। अब रिस्टोरेशन एज का टाइम लिख लें, जो कि चार्ल्स टू की एज है। यस, एक्सक्यूज मी जी बोलिए। सर, ये मास्क का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर दें, अभी जो आपने टर्म बोली थी। हाँ जी, ये मास्क ये 16 सेंचुरी की एक टर्म थी, जो कि कोर्टियर के लिए मास्क जो है, ये कल भी आई थिंक मैंने बताया था। मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा डिटेल लिखवा देता हूँ उसका मेन पॉइंट। अच्छा, इसमें मास्क इस तरह के प्ले जो हैं, किस तरह, क्या इसमें क्या क्या चीज़ें मेन शामिल होती थी। पेंटोमाइम, इस तरह का जो प्ले है परफॉर्म कैसे किया जाता था, लिख लें, पेंटोमाइम के ज़रिए। पेंटोमाइम, अगर आप में से कोई टीचर है तो अगर उसने कोई पीली की ट्रेनिंग की है तो उसके अंदर पेंटोमाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है। ठीक है, डांसिंग, ठीक है, डांस करके परफॉर्म किया जाता था, डायलॉग बोले जाते। ठीक है, ये मास्क का मतलब ये नहीं है कि मुंह पे कुछ चढ़ाया हुआ, इसका मतलब ये है कि ये इस तरह के ये कोर्टियर प्ले होते थे, और ये मतलब सिग्नल की फॉर्म में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो भी एक मास्क ही होते हैं। पेंटोमाइम के दो बंदे जो हैं, मतलब दो बंदे, कहीं हम किसी की स्टोरी बता रहे हैं तो हम कहते हैं 3 फ्रेंड दे वर गोइंग टू द जंगल, वो 3 दोस्त जो ऐसे चल पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उनको ख़जाना मिल गया, वो ख़जाना उठा लेंगे, उसके बाद ख़जाना मिल गया, यानी वो सारी बातें जो हैं आपके सामने क्या इशारों में होंगी, पेंटोमाइम की शक्ल में होंगी, माइमिंग की शक्ल में होंगी। सो दिस इज़ व्हाट नोन एज द मास्क। इसको, इस तरह के प्ले को क्या कहा जाता, मास्क कहा जाता। और ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, ऐसे मास्क भी कह लेते हैं, और इसकी जो स्पेलिंग है वो इस तरह के हैं, MASQUE। ठीक है, तो ये इसमें ये चीज़ें होती, डांस करते, डायलॉग बोलते, ठीक है, सॉन्ग गाते, और इशारों में ज़्यादा बातें होती। इसके अलावा ये नोट करें, कुछ और पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे। ये है, अच्छा, चार्ल्स टू की एज को कैरोलिन एज भी कहते हैं। ठीक है, चार्ल्स की जो एज थी उसको, चार्ल्स का नाम कैरोलिन भी उसको कहते हैं, कैरोलिन पीरियड भी। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड की एज क्या है, 1660 से 1700। ठीक है, जेम्स 1 के पीरियड को वो कहेंगे जैकोबियन पीरियड, यानी जो उसका लैटिन जो है ट्रांसलेटेड नेम उसका जैकोबियन है। तो ये याद रखिएगा, जैकोबियन पीरियड कह सकते हैं, कैरोलिन पीरियड कह सकते हैं आपको, रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1700। ये कौन था, ये चार्ल्स टू था। ये पॉलिटिकल जो इससे रिलेटेड मुकम्मल मैंने लेक्चर दिया हुआ है, अगर सुनना हो तो मैं सेंड कर दूंगा, मुझे बताइएगा। उसके बाद पोइट्री जो है, पोइट्री और प्रोज है इसमें। कुछ और भी चीज़ें नोट कर लें, ये हो गया। हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। Dear student friend follower, and today's lecture you people will learn about the PPSC past paper practice
It's just like a mock test. I have already dribbled to my student. The two most important traditions of the Anglo-Saxon poetry. एंग्लो-सैक्सन पोइट्री की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है वो क्या है, यानी उसने डिफरेंट बताई हुई है आपको, लिरिक एंड एलिजिक, नैरेटिव एंड एलिटरेटिव, और हीरोइक एंड द एलिजिक। उस वक्त क्या लिखा जा रहे थे, एक तो स्लेव कीपिंग का दौर था, स्लेव कीपिंग पीपल थे, ठीक है, फाइटर थे। आप ज़रा पढ़ें ज़रा नॉर्मन पीरियड्स को, तो उसमें आपको मिलेंगे कि वो किंग भी लड़ते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या, एंग्लो सैक्सन, अब तीनों ट्राइब जो थे, एंग्लो सैक्सन, जूट, ये सारे साहलों पर बैठे हुए थे और इनके पास क्रॉप्स नहीं थी, ठीक है, फसलें नहीं थी। वो ऐसे इलाके थे वहाँ पे फसलें वगैरह नहीं होती थी। ये आए थे स्कैंडिनेवियन कंट्री से, ये जो नॉर्थ कंट्री हैं, जो जैसे ये फिनलैंड है, स्वीडन है, ठीक है, नॉर्वे है, इस तरह के इलाकों से आए थे। और ये आते आते अल्टीमेटली नॉर्मैंडी एक प्लेस है फ्रांस के अंदर, वहाँ पर बैठ गए। जब ये वहाँ पर बैठ गए तो ये फ्रेंच पीपल के ऊपर हमले करते थे। ये बड़े जंगजू थे और इनसे डर गए फ्रेंच पीपल। और फ्रांस के लोगों ने कहा, यार तुम लड़ते क्यों हमसे, हम चलो रिश्तेदारी कर लेते हैं। उन्होंने अपनी जो कुछ इनके साथ रिश्ते कर लिए, इन नॉर्मन्स का जो किंग था उसके साथ उन्होंने अपना एक मतलब फीमेल इनको दे दी, रिश्ते कर लिए। जब इनकी रिश्तेदारी उनसे बन गई तो डेफिनेटली ये बन गए फ्रेंच। अब इनके टारगेट पे सामने ये, यानी लड़ते तो रहते थे, फ्रांस के साथ मिलके थोड़े से रिफाइंड तो हो गए, उनके कल्चर में रच बस गए, लैंग्वेज भी आ गई। इन्होंने हमला कर दिया इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की भी फीमेल्स के साथ शादी कर ली और उनको मार मार के भगा दिया। कुछ लोगों को जो ठीक थे उनके साथ रच बस गए और वहाँ पे इन्होंने अपनी मतलब वो डिज़ाइनिंग करनी शुरू कर दी, बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी। जो भी हमलावर होते हैं ना, वो अपना नाम छोड़ने के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। इवन कि आप देखें अगर स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट, तो हमारे मुस्लिम जब आए थे पर्शियन साइड से, तो उन्होंने हमला किया, अल्टीमेटली उन्होंने रिप्लेस कर दिया लैंग्वेज को, ठीक है। और उस वक्त जो संस्कृत जो इनकी लैंग्वेज मौजूद थी, उस लैंग्वेज को रिप्लेस करके पर्शियन डाल दी और उस अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन से फिर उर्दू लैंग्वेज एक फॉर्म हो गई। और हम देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने भी उनको रिप्लेस किया और अपने बड़े बड़े मॉस्क बनाई, यहाँ पे बड़े बड़े उन्होंने मकबरे बनाए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई। तो ये अक्सर जो है हमलावर जो भी होता वो ऐसा करता था। इन्होंने भी इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़े अपने मकामात बना लिए और अपना नाम बना लिया और नॉर्मन एज उससे स्टार्ट हुई। अब ये लोग भी क्या थे, स्लेव कीपर थे, फाइटर थे, राइटर थे। तो इनका लिटरेचर भी ऐसा ही होगा। तो वो हीरोइक जो उनके बड़े बड़े डीड्स होते, उनकी कहानियों को वो लिखते पोइट्री की शक्ल में। तो हम कहेंगे कि उस वक़्त का जो लिटरेचर था वो हीरोइक से रिलेटेड, हीरोइक चीज़ों को, जो उनकी हीरोइक अंदाज के साथ लड़ना, फाइट करना, और सॉन्ग गा गा के लड़ते थे, फाइट करते थे। और जब उनके हीरो की डेथ हो जाती तो उसके ऊपर एलिजी लिखते। एलिजी का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जो मातम को शो करती है, दुख को, आहो बका को शो करती है, उसे कहते हैं एलिजिक। तो ये किसी की डेथ पे लिखी जाती है। तो मेन जो फीचर था उस पोइट्री का वो इन दोनों के गिर्द क्यों घूमती थी कि वो क्या थे, फाइटर लोग थे, एंग्लो सैक्सन, ठीक है। एंग्लो सैक्सन जो थे उस वक्त इंग्लैंड के ऊपर, सबसे पहले इंग्लैंड में 2 कबीले जो थे वो मौजूद थे और वो ही पहले रहने वाले थे। यानी बिफोर क्राइस्ट का मैं पीरियड बता रहा हूँ, BC से पहले, हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले इंग्लैंड के अंदर 2 कबीले थे। इसको मैंने बड़ा डिटेल स्टडी किया। एक था केल्टिक, एक था गैलिक। अब ये गैलिक और केल्टिक 2 ये बड़े शरीफ लोग थे, ये लड़ते नहीं थे, फाइटर नहीं थे। अब ये जो भी आता ये बेचारे डर जाते। अब यहाँ पे रोमन हमले शुरू करने लगे इनके ऊपर। रोमन आए और रोमन ने आके रोमन ग्रीक इंग्लैंड के अंदर उसको नाफज कर दिया। रोमन ग्रीक्स जो है अब यहाँ पे उन्होंने उसका नफाज कर दिया। रोमन आए और रोमन, पहला जो फाइटर था जिसने हमला किया था उसका नाम था जूलियस सीजर, ठीक है। जूलियस सीजर ने, यानी सीजर ने हमला किया था, वो पहला किंग था इंग्लैंड के ऊपर और वो आके काबज हो गया। उसने मसलसल हमले किए, काफ़ी हमले किए, अल्टीमेटली काबज हुआ। काबज होने के बाद रोमन ग्रीक्स जो है इसके अंदर आ गई। मतलब जो
बड़ी लैंग्वेज थी वो रोमन ग्रीक होगी। उस वक्त जो ओल्ड इंग्लिश थी वो किसी ना किसी फॉर्म में बोली जाती थी, कैल्टिक और गैलिक। अब कैल्टिक और गैलिक को मसलसल जो थे ये रोमन्स जो हैं वो तंग कर रहे थे। ये कह रहे थे कि ये इनको यहाँ से किसी तरीके से जाएं, और हम रोमन के ऊपर भी हमले शुरू हो गए, कुछ कबाइल इनको तंग करने लग गए। तो इन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने कहा भाई हम जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुलाया कुछ लोगों को, एंग्लो सैक्सन को। एंग्लो सैक्सन भी कई सालों पर बैठे हुए थे, डिफरेंट जर्मेनिक ट्राइब्स थे, एंग्लो सैक्सन्स और ज्यूट्स, ये सारे ट्राइब से ये इकट्ठे रहते थे। तो ये इनको इन्होंने बुलाया, यार हमारी मदद करो, ये रोमन को भगाओ यहाँ से। इन्होंने आके इनको भी भगा दिया, रोमन को भी, रोमन तो वैसे ही जा रहे थे, और इनको भी भगा दिया, और आके खुद इन्होंने पूरी इंग्लैंड को बांट लिया और उसको डिफरेंट स्टेट बना दिया। तो ये सारी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर वो पूछ लें तो आपने कहना ये मेन जो थी एंग्लो सैक्सन पोइट्री की ट्रेडिशन थी कि वो ज़्यादा फाइटर होते, एलजी लिखते, हीरोइक डीड्स के ऊपर लिखते। दैट इज व्हाट दे वर डूइंग फॉर देयर हीरोज हु हैज़ रिमार्क्ड। इसकी समझ आ गई आपको? हीरोइक एंड एलजिक ट्रेडिशंस 17th सेंचुरी से 1066 तक, यानी 7th सेंचुरी से 1066 तक कौन सा पीरियड है? कौन बताएगा? आयशा कौन सा पीरियड? एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन, वेरी नाइस, एंग्लो सैक्सन। इसके अंदर जो लिटरेचर आएगा वो एंग्लो सैक्सन है, ठीक है। अब इसके बाद जो एज स्टार्ट होगी वो क्या होगी? एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो नॉर्मन यानी अब नॉर्मन जो हैं, फ्रेंच भी आ गई है और सारी इंग्लिश भी। अब ये मिली जुली सी लैंग्वेज बनेगी, ठीक है। अब भी स्ट्रेटा जो है, मतलब ये बटी हुई सोसाइटी है इंग्लैंड की। अब जो सबसे अपर लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज। जो लोअर किस्म के लोग हैं, नॉर्मन जब यहाँ पे आए तो वो क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज तो ये दोनों लैंग्वेज थी। इसमें मतलब लैटिन तो रोमन की वजह से आ रही थी, रोमन आए थे वो लेकर आए थे, रोमन ग्रीक्स। अब ये जो है ये क्या थी? ये रूलर की लैंग्वेज थी, ये जैसे फ्रेंच हुई। तो फ्रेंच के बाद जो लोवेस्ट लैंग्वेज थी, जो आम लोकल लोग बोलते थे, वो मिडल इंग्लिश, जो वही ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, ठीक है। जो इंग्लैंड के लोग थे वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे इंग्लिश, और वो बड़ी मतलब इस तरह की इंग्लिश थी कि आप आज उससे समझ ही नहीं सकते। अब तो ये बड़ी रिफाइंड लैंग्वेज बन गई, मतलब अब तो इंग्लिश जो है वो क्या बन गया? लिंगुआ फ्रैंका। सो हाउ इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंगुआ फ्रैंका? हु विल टेल मी? ऐसी लैंग्वेज जो कौन, हाँ जी बोले, बोला जी करें। सर, दिस इज एक्चुअली अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर ट्रेड। दो लोग ऐसे हैं, दो कल्चर्स ऐसे जिनमें मतलब कि लैंग्वेज का ट्रांसमिशन ना हो सके, और वहाँ पर जो तीसरी लैंग्वेज बोली जाती है उसे लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। और आज के दौर में जो हमारी इंग्लिश है वो लिंगुआ फ्रैंका है। If we talk about the Pakistani with respect to Pakistani, so what will be the lingua franca of Pakistan? Pakistani society. Pakistan. आई थिंक द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लेवल पे बोली जाती है उसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका उसको बोलते हैं जो कॉमनली अंडरस्टूड होती है। मतलब हम बैठे हुए हैं तो 50 नेशन के लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट एथनो ग्रुप जो हैं वो बैठे हुए हैं, और 8 के 8 या 50 के 50 जिसको सम हो समझ सकते हैं, वो किसी ना किसी एंगल से समझ सकते हैं, वो लिंगुआ फ्रैंका होगी, ठीक है। लिंगुआ फ्रैंका ये नहीं है कि एक समझ रहा है तो दूसरे को समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये लिंगुआ फ्रैंका नहीं होती, ये कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। इंग्लिश को लिंगुआ फ्रैंका बनाया गया है, इसको इम्पोज किया गया है, इसको बड़े तरीके से उन्होंने बनाया है और ये बन गई है। मतलब पहले जो पावरफुल, जिन्होंने सारी दुनिया पर कब्जा किया हुआ था इंग्लैंड के लोगों ने, पहले ये उनकी लैंग्वेज रही, एम्पीरियलिस्ट थे। उसके बाद ये और एक एम्पीरियलिस्ट नेशन जो है यूएसए की लैंग्वेज बन गई। अब ओवरऑल ये पूरी दुनिया में चल रही है। मतलब अब पूरे अगर 50 कंट्री के लोग बैठे हुए हैं ना, तो 50 में से आप किसी ना किसी तरीके से इंग्लिश को कोई समझता होगा। अभी कोरोना वायरस जो है, अभी रिसेंटली आपके सामने यानी जो आया है वायरस, अब इस वायरस के तकरीबन कोई राउंड अबाउट 500 वर्ड्स जो हैं इन्होंने बना भी लिए इंग्लिश। बताएं, हमेशा वही लैंग्वेज जो है वो ग्रो करती है जिसके अंदर
ग्रोथ होती है, जनरेटिविटी होती है। जिसकी जनरेटिविटी नहीं है वो बेचारी लैंग्वेज फिर क्या ग्रोथ उसकी क्या होगी। हमने कितने कोविड-19 से रिलेटेड हमने कितने बनाए हैं, मतलब कितने हमने उसको वर्ड दिए, 2 दिए हैं क्या, 3 दिए हैं, वो भी नहीं दे सके। तो वो लैंग्वेज देखो कितने वर्ड ले आई है हर कल्चर से। अब हर तरह की तो इंग्लिश आ, इंडियन इंग्लिश, इंडोनेशियन इंग्लिश, अल्जेरियन इंग्लिश, ठीक है, नाइजेरियन इंग्लिश, और उसके बाद साउथ अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनकी इंग्लिश बन गई है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश। तो इतनी हर कंट्री ने अपनी इंग्लिश बना ली, उसको टॉपिक दिया, उसको नाम दे दिया गया इंग्लिशेस, उनको उसको नाम क्या दिया गया, वर्ड इंग्लिशेस, कि हर कंट्री की भाई अपनी इंग्लिश है। सो व्हेन आई टॉक इन इंग्लिश आई हैव अ डिफरेंट स्टाइल एंड डायलेक्ट बिकॉज आई बिलोंग टू अ पाकिस्तानी, इट्स अ पाकिस्तानी डायलेक्ट। एंड वेन एवर चाइनीज दे विल स्पीक, दे हैव देयर ओन इंग्लिश, उनकी अपनी इंग्लिश होगी। तो इसी तरह बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने नाम रख दिया कि अब इंग्लिशेस जो हैं वो बन गई हैं। तो ये वैसे भी साइंटिफिक लैंग्वेज है। हु हैज़ रिमार्क्ड दैट द चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। यानी चौसर को मिडीवल इंग्लिश क्या थी, मिडल इंग्लिश थी, उसकी समझ भी नहीं आती थी, उसको वो दी और उसी ने क्या किया, उसने क्या किया उसको मतलब वो आपको दे दी, आपको एक लैंग्वेज पूरी दे दी उसने। तो जो इंग्लिश मिली थी वो तो एक वर्नैकुलर टाइप था। वर्नैकुलर मीन के वो एक बहुत सारी लैंग्वेज का एक मिक्सचर बना हुआ था, लैटिन, ग्रीक, रोमन ग्रीक्स के जो अल्फाज हैं, फ्रेंच के अल्फाज हैं, और दीगर जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, ट्राइब्स के लैंग्वेज के डायलेक्ट से वो मिलजुल के एक लैंग्वेज बनी हुई थी। लेकिन उसने उसको कैसे रिफाइंड करके उसमें पोइट्री की, और उसने फिर एक नहीं पूरी इंग्लिश की सोसाइटी को उसने आपको दिखा दिया। तो कुछ और भी पॉइंट हैं। अच्छा, मैंने एक लेक्चर दिया था बेओवुल्फ के ऊपर। एंग्लो सैक्सन में एज के अंदर अगर कोई प्रोमिनेंट जो वर्क मौजूद है जो जिसको नेशनल एपिक माना जाता है इंग्लैंड की, क्या है उसका नाम, बेओवुल्फ। बेओवुल्फ के बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड के लोग इसे कहते हैं, यानी इंग्लैंड ने इसको माना है कि इट इज़ आवर नेशनल एपिक। किंग हॉगवर्थ उसका नाम होता है। तो वो क्या करता है कि वो अपने बहुत बड़ी एक मतलब एक फौजियों के लिए जगह बनाता है, और जो भी वो सोल्जर लेकर आता है उसको एक मॉन्स्टर खा जाता है। तो वो हायर करता है बेओवुल्फ को, यानी बेओवुल्फ जो है प्रोटैगोनिस्ट है। वो क्या करता है, वो लड़ता है, मॉन्स्टर से लड़ता है, उसकी मदर से लड़ता है, उसका बाजू तोड़ देता है, और फिर यानी ये एक सुपर नेचुरल टाइप चीज़ों को इन्वॉल्व करके बनाई गई है। ये क्या वो दिखा रहे हैं, वो एक जर्नी दिखा रहे हैं एक प्रोटैगोनिस्ट की। उसके ऊपर मैंने पूरी मतलब इसकी समरी बयान की हुई है, कैरेक्टर भी हैं, ये ज़रूर सुनिएगा। तो ये सुनने वाली है, इसकी काफ़ी लंबी पोएम है। आई थिंक इसकी 3182 कोई लाइन है। आशा इतनी लाइन है, 3182 लाइन्स हैं। मुझे यानी श्योर नहीं है, बहरहाल मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ, आपने चेक ज़रूर करना है ताकि आपको मतलब ये पेट हो जाए बात। बेओवुल्फ को कहा जाता है कि नेशनल पोएम है, इसको स्टेटस मिल गया है कि इंग्लैंड की नेशनल पोएम है। यानी अगर बरतानिया की कोई नेशनल पोएम है, एपिक है, नेशनल एपिक, तो वो यही है जो ओल्ड इंग्लिश में उनको मिली है। तो अगर पूछ लें व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल एपिक ऑफ द इंग्लैंड, तो वो ये है। उसके बाद एंग्लो सैक्सन पोएट को स्कोप कहते थे, ये है वर्ड स्कोप। तो ये स्कोप क्या करते, स्कोप टेल द स्टोरीज ऑफ द गॉड एंड हीरोज एंड हीरोइंस एंड देन टेलिंग द स्टोरी एंड प्लेज एंड आल्सो प्लेइंग द हार्प्स एंड द लायर्स। ये लायर्स होते हैं, ये बजाते हैं मुंह से, वो कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये लायर्स वगैरह बजा के उनको बताते। और ये स्कोप जो हैं ये पोएट्स की तरह ही होते, और ये क्या करते हैं, ये बजा के स्टोरी गा के बताते। जैसे होमर के बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ी पे बैठ जाता था और उसके बाद वो जो टेल्स नरेट करके बताता था, लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते और वो पूरी टेल जो है वो सुनाता रहता। इसी तरह के वो पोएट थे। हु इज़ द फादर ऑफ द इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री कौन है। इसका नाम ये लिखा हुआ है, नोट कर लें, एफ फेडर्स।
एफ एफ फेडर्स, FAEDER, ये है फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, यानी इसने कंसेप्ट कहते हैं इसने दिया है पोइट्री का, नाम इसका नोट कर लें, फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश। अब ये तो ये हो गया कि फिर कहते हैं कि पोएट्स तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो लैटिन, ग्रीक्स और फ्रेंच और इस तरह की लैंग्वेज में, चूंकि फ़ायदा उसमें था तो जिसमें फ़ायदा होता था वो उसमें लिखते थे। जैसे बीड पोएट था, बीड पोइट्री करता था, लेकिन वो क्या करता था, वो लैटिन में लिखता था। बीड किस में लिखता था? लैटिन में। बीड को कोई भी इंग्लिश पोएट नहीं कह सकता, ठीक है, क्यों? फर्स्ट पोएट इंग्लिश का नहीं कह सकता। जिसने प्योर इंग्लिश में पोएट्री की थी वो याद रखें, वो कैडमन है, CAEDMON, कैडमन। कैडमन जो है वो फर्स्ट इंग्लिश का पोएट है, मतलब वो पहला पोएट था जिसने प्योर इंग्लिश में लिखा था, प्योर इंग्लिश पोएट पहला, ठीक है, कैडम। फिर उसके बाद मतलब जो भी, जैसे चौसर के बाद बहुत सारे चौसर जैसा लिखने लग गए। जैसे हमारे लोग, एक बंदा MBA करे तो उसे पता चले यार MBA में तो 5 लाख की जॉब मिलती है, तो यहाँ पे लाख बंदा खड़ा हो जाता है, वो भी फॉलोअर बन जाते हैं। लेकिन ये नहीं ये नहीं सोचते कि हर बंदे के हाथ में डिफरेंट जो है पेपर आया हुआ है। तो ये चीज़ है कि वो फिर क्या करते, वो फॉलोअर बन जाते हैं। मतलब कोई चौसर, वो चौसर का फॉलोअर बन गया, कोई कैडमन फॉलोअर बन गया, कोई बीड फॉलोअर बन गया। इस तरह फिर इनके नाम से, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये डोमिनेट कर रहे थे ये पोएट, बीड हुआ, कैडमन हुआ, इस तरह के पोएट। आगे जी, मोस्ट एंग्लो सैक्सन पोएट्री जो है वो क्या थी? पोएट्री वो हीरोइक डीड्स पे लिखी जाती है, जो हीरो और उनके हीरोइंस और उनके जो कॉर्टियर्स, जो उनके बादशाह होते हैं, वो उनकी प्रेज में लिखते। और मोस्टली पोएट जो एनोनिमस होते, मतलब उनके कोई नाम ही ना होते। जैसे बेओवल्फ, कितना बड़ा वर्क है, इसका नाम ही नहीं था। लोग क्या थे अपना नाम छुपाते थे। बेओवल्फ अब किसी ने लिखी है ना, कितनी ज़बरदस्त वर्क है, हीरोइक डीड के ऊपर लिखी है। अब देखिए ये भी एक हीरोइक डीड के ऊपर लिखा गया कि उस वक्त का जो हीरो था वो बेओवल्फ बड़ा स्ट्रांग था, उसने बड़े बड़े मॉन्स्टर की मदर को भी मार डाला। तो अब ये देख लें, यानी वही जो उसने बेसिक जो उसकी ट्रेडिशन थी वो क्या थी कि वो लिखते थे हीरोइक और एलेजिक फॉर्म में पोइट्री। तो कुछ लोग हैं उनके नाम जाने जाते हैं, जैसे कैडमन है, एल्फर्ड है, किंग एल्फर्ड है, ये खाइनी वुल्फ है। कुछ लोग इसको साइन वुल्फ पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम मैंने प्रोनाउंसिएशन चेक की थी, ये नोट कर लें, खाइनी वुल्फ इसको कहते हैं, खाइनी वुल्फ है, ठीक है, एल्फ्रेड है।
Welcome back. मेरा बेटा रोती नहीं है ना। Welcome back. Dear student friend follower, one that if you want to join other people, if you want that other student also join us and they learn maximum knowledge, you should share this link. तो दूसरे जो आपके दोस्त हैं या जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें, किसी को फ़ायदा हो जाए और शायद किसी को यही क्वेश्चन आ जाएं और उस बेचारे को जॉब मिल जाए। तो हमारा तो यही मोटिव है। तो अगर किसी का कोई दोस्त है वो भी PPSC इंग्लिश कर रहा है तो डोंट जस्ट स्टॉप इट, जस्ट फॉरवर्ड दिस मैसेज। ये लिंक जो है आगे फॉरवर्ड कर दें और उसे कहीं ज्वाइन कर ले, तो ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं फ़ायदा उठा सकें। हमने तो जब पढ़ाना है तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और जॉब मिल जाए किसी को। टू मेन ये हो गई। हु हैज़ रिमार्क द चॉसर फाउंड इंग्लिश डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। किसने? ये लैंग ने, इसने रिमार्क दिया था। ये किसको रिमार्क दिया था? ये लॉवल ने। ये लॉवल एक नामी कोई है इसमें क्रिटिक, और उसने रिमार्क दिया कि चौसर जो है उसने लैंग्वेज को जस्ट क्या लिया था, ये है इसका, यही है लॉवल्स। सो लेट मी टेल यू अबाउट हिज लाइफ। इसने रिमार्क दिया कि इंग्लिश को उसने जस्ट, उसके पास एक डायलेक्ट था, लेकिन उसने जब छोड़ा लैंग्वेज को तो वो लैंग्वेज क्या उसे लैंग्वेज बना दिया एंड लेफ्ट अ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या थी उस वक्त? जैसे मैंने बताया वो मिक्सचर था, वो ब्लेंड था, बहुत सारी ट्राइबल और उसके बाद डायलेक्ट्स और उसके बाद लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच और इस नॉर्मन्स और इन तरह की लोकल लैंग्वेज का मिला हुआ, लेकिन उसने उसको क्या बना दिया? एक प्योर लैंग्वेज बना दिया। ये 1817 में ये पैदा हुआ है लॉवल, और इसकी डेथ हुई है 74 में, पैदा हुआ 1925 में। इसने रिमार्क्स दिया इसको कि चौसर ने क्या से क्या बना दिया लैंग्वेज को। एक और बड़ा मशहूर है विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन जो है, इसने, ये एक प्रिंटर था, प्रिंटिंग प्रेस जो है ये इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इस बंदे ने कुछ बुक्स भी लिखी थी। ठीक है, ये मर्चेंट था। ये विलियम कैक्सटन क्या था? मर्चेंट था एक, ठीक है, ट्रेडर भी था। तो ये खुद बिजनेस करता था, इसे चाहिए था। तो साथ साथ ये क्या था? एक डिप्लोमेट भी था। ये क्या था? अर्ली इंग्लिश रेनेसांस एज का बंदा है, और ये पैदा हुआ है 1492 में, और इसकी डेथ हुई है 1491 में। ठीक है, अब ये एज देखें तो ये एज किस में आ रही है? रेनेसांस, अर्ली रेनेसांस एज है ये। इटली में रेनेसांस एज कब आई है? यूरोप के अंदर, यानी ओवरऑल यूरोप में जब रेनेसांस आया तो वो 14th सेंचुरी में इटली में आ गई थी। इटली से कहाँ गई? फ्रांस में। फ्रांस से कहाँ गई? इंग्लैंड। इंग्लैंड से फिर पूरी दुनिया में। ठीक है, ये इस तरह ये एक मूवमेंट थी। और रेनेसांस एज को क्या मतलब, अपने लफ्ज़ों में आप क्या कहते हो कि व्हाट इज़ रेनेसांस एज? आपने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, व्हाट इज़ रेनेसांस एज अकॉर्डिंग टू यू। सो व्हाट डज रेनेसांस एज टीच टू द पीपल? व्हाट दे हैव टू डू? इट वाज अ रिवाइवल, रीबर्थ। इसमें आर्ट भी था, आप लिटरेचर को भी कह सकते हैं, और मतलब हर चीज़ का रीबर्थ था, रिन्यूअल एक चीज़ का। ओके, सो इट्स जस्ट मतलब आप कह रहे हैं कि ये जस्ट रीबर्थ थी, रिक्रिएशन थी, रिक्रिएटिविटी थी, लेकिन इसके अंदर और भी फ़िलासफ़ी मौजूद थी। पहली बात तो ये है कि उस वक्त ह्यूमनिज़म के ऊपर लोग वर्क कर रहे थे। पेट्रार्क जैसे, डांटे जैसे और इस तरह के बड़े बड़े बकाशियो जैसे राइटर किस पे वर्क कर रहे थे? ह्यूमनिज़म पे। एंड व्हाट इज़ ह्यूमनिज़म? Humanism means that we have to explore the values and the potentials of the human being. This universe is created for the human being. Since it's created for the human being, and we should explore the potential of the human being rather than the church, rather than in the medieval kind of traits. Medieval trait क्या थी? कि आपको चर्च गवर्न करेगा, चर्च सेल्फ इम्पोज रूल लगा देगा, जो आप पैसा कमाएंगे वो चर्च को दे देंगे। तो देयर वाज अ फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म। दैट फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म टीचेज दैट द वैल्यू शुड बी गिवन टू द ह्यूमन बीइंग। वट एवर ह्यूमन बीइंग
हैविंग पोटेंशियल इट शुड बी एक्सप्लोर्ड। जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है वो एक्सप्लोर की जाए। वो क्या है? वो पेंटिंग में है, वो कोई पॉलिटिकल ऑरेटर है, वो कोई रीडर है, कोई राइटर है, कोई नावलिस्ट है, कोई वो बम्बास्टिक किस्म का बोल सकता है। तो जो कुछ इंसान के अंदर मौजूद है उसको एक्सप्लोर किया जाए। ह्यूमन से क्या निकला? ह्यूमनिज्म। ठीक है। और इसको बेसिकली ये चल रही थी उसके साथ, रेनेसांस एज के साथ, ये एक फ़िलासफ़ी जो है ह्यूमनिज्म की। और कहते हैं ना चौसर वाज अ ह्यूमनिस्ट। चौसर जो था वो उसके चौसर एक्सप्लेन चौसर ह्यूमनिज्म। अब ये बच्चों को समझ नहीं आता था कि चौसर ह्यूमनिज्म किस तरह का है। चौसर के अंदर ह्यूमनिज्म इस तरह वो कहते थे कि चौसर जो है वो एक ह्यूमनिस्ट था। चौसर जो है इन्फ्लुएंस था, जो इटली के अंदर जो फिलासफी चल रही थी ह्यूमनिज्म की, वो उससे इन्फ्लुएंस था भाई। इसलिए वो ह्यूमनिज्म की बात करता था। मतलब किसी के अंदर कोई गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, तो इंसान वो समझता था कि इंसान जो है वो ब्लेंड होता है किसका? ईवल और गुड का। ठीक है। हम में से जो बंदा बड़ा परफेक्ट बनता है ना, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां होती हैं, वो जस्ट छुपा रहा होता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है, चूंकि वो ह्यूमन बीइंग है ना। तो वो ये समझते थे वो लोग कि ह्यूमनिज्म जो है दैट शुड बी रिवार्डेड, दैट शुड बी गिवन वैल्यू। तो ये जो ह्यूमनिज्म की स्पिरिट थी, ये ओवरऑल उसको क्या कर रही थी, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे कि ये चीज़ों को, ह्यूमन को आप एक्सप्लोर करो, उनकी फैकल्टी को। इसीलिए तो वर्क हुआ। वो पता नहीं कोई कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में पता नहीं इंग्लैंड किसने कहा था, ये जापान वालों ने आई थिंक कहा था, कहते कि यार तुम लोग तरक्की नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हम तरक्की क्यों नहीं? कहते यार तुम लोग इस दुनिया की तलाश में नहीं हो, तुम तो किसी हेवन की तलाश में हो, और वो आपको मिल जाएगी और बस आप यहाँ पे बस वहाँ मज़े करेंगे। तो वो बेसिकली उन्होंने फिर क्या किया उस दौर में, रेनेसांस एज में, उन्होंने एक्सप्लोर किया इंसान के अंदर क्या क्या फैकल्टीज़ मौजूद हैं, और उन्होंने वर्क किया, और आज भी देखें उसी के ऊपर चल रहे हैं वो। उसके बाद हु वाज, ये एग्जैक्ट वर्ड जो है ये मैंने देखा है, ये लोलर्ड लिखा हुआ है, LOLLARD, वहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ लिलर्ड लिखा हुआ है, लिलर्ड। तो हु वर लिलर्ड, यानी हु वर लिलर्ड्स, द फोर्स ऑफ द किंग्स, द फॉलोअर ऑफ द चासर्स, द फॉलोअर ऑफ द विक्लीफ एंड एजिटेटर ऑफ द पीसेंट रिवॉल्ट। चौसर की एज में मैंने अक्सर आपको बताता रहता हूँ, उसने 3 चीज़ों को देखा है। पहली पीसेंट रिवॉल्ट, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान 100 साल की जंग चल रही थी। वो जंग ऐसे चल रही थी कि 10 साल चली, फिर उसके बाद फिर चल पड़ी, ऐसे जंग वो चलती आ रही थी, और चौसर मौजूद था उस एज में। 100 साल की जंग जो है उसने उसको देखा कि वो लगी हुई थी। फिर चौसर खुद भी लड़ता रहा, चौसर पकड़ा गया। चौसर को एडवर्ड जो किंग था उसने पैसे दे के छुड़वाया था। ठीक है। पीसेंट रिवॉल्ट जो थी वो भी चौसर ने देखी है। चौसर ने ब्लैक डेथ भी देखी है। ठीक है, ब्लैक डेथ चौसर ने देखी है। इस तरह वो आपको कंफ्यूज करेंगे कुछ क्वेश्चन बना के। अच्छा, फिर चौसर ने एक तो पीसेंट रिवॉल्ट, एक ब्लैक डेथ, एक और चीज़ देखी है, मतलब पीसेंट रिवॉल्ट, ब्लैक डेथ और 100 ईयर वार। ठीक है, 100 ईयर वार, ये 3 चीज़ें चौसर ने अपनी लाइफ में देखी हैं। चौसर ने खुद भी हिस्सा लिया है। फ्रांस और इंग्लैंड की जो जंग थी उसमें वो पकड़ा भी गया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हु वर द, ये लिलर्ड्स लिखा है, ये कौन था? ये मतलब ये कौन थे लोग? तो ये लोग थे जो फॉलोअर थे। विक्लीफ एक पोएट था, ये उसके फॉलोअर थे। इसके बारे में लिख लें। विक्लीफ जो है ये पैदा हुआ है 1330 में, ठीक है, और 1384 में इसकी डेथ हुई है। अब इस पीरियड को देख के आपको क्या याद आ रहा है, ये किस पीरियड का है? चौसर की लाइफ क्या है? यानी चौसर की लाइफ के राउंड 13 सेंचुरी। चौसर की लाइफ क्या है? चौसर की डेथ हुई है 1400 में। यस जी। मिडीवल पोएट था। ये भी उसी की एज का ही कोई पोएट लग रहा है। ठीक है, ये क्या करता था,
ये फॉलोअर थे इसके, ये जितने भी लिलर्ड्स थे ना, ये उसके फॉलोअर थे। ये ऑल दे वर द ग्रुप ऑफ द पीपल एंड दे वर फॉलोअर ऑफ द विक्लीफ। एंड विक्लीफ क्या कर रहा था? विक्लीफ जो था वो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ था। कहता है कि ये लोग मिस यूज़ कर रहे हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के लोग क्या कर रहे हैं? मज़हब को मिस यूज़ कर रहे हैं। ये इसके खिलाफ लिखता था, ये रेफर्मेशन चाहता था किसके अंदर? चर्च के अंदर, विक्लीफ। ठीक है, तो ये सारे फॉलोअर थे उसके, रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ था, क्रिटिकल था, पॉप के अगेंस्ट था और उसकी क्रिटिक देता था। ठीक है, चर्च के खिलाफ लिखता था विक्लीफ। अब विक्लीफ के बाद आप चौसर देखें तो चौसर भी ऐसे लगता है जैसे इसी का, वो भी चर्च के खिलाफ लिखता था। चर्च को उसने स्टायर किया है, चूँकि वो ह्यूमनिज्म आ चुकी थी थोड़ा सा फिर लाइट होके, लेकिन ये बड़ा बिटर स्टायर करते थे ये विक्लीफ वगैरह। तो ये बात याद रखिएगा, ये फॉलोअर ऑफ विक्लीफ थे ये लिलर्ड। और विक्लीफ की जो लाइफ है वो ज़रा नोट कर लें, 1330 से लेके 1384 तक। और ये रिफार्मर था, चर्च को रिफार्म करना चाह रहा था, ये रोमन कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ था। ये पार्टनर सोमनर का जो कंसेप्ट है, जो लूट रहे थे लोगों को, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, फीमेल के साथ वो उनको डिग्रेड कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों के वो खिलाफ था। इवन कि जब ब्लैक डेथ आई है तो सर आई थिंक बाइबल को भी इसी ने ट्रांसलेट किया था ना इंग्लिश में, पता नहीं शायद यही नाम पड़ा था। हाँ, ये मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि इसने बाइबल को भी इसने मतलब इंटरप्रिटेशन उसकी देने की कोशिश की है। तो यही ये चाहता था। ये ज़्यादा चर्च उस वक्त के ज़्यादा लोग थे, मतलब वो रिलीजियस सेंटर थे, तो आपको लिटरेचर भी उनके सेंटर के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आएगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। वट एवर हैपनिंग इन द सोसाइटी, लिटरेचर विल टेल यू। आप ज़रा उमैरा अहमद के नावल को पढ़ के देख लें, वो जो कुछ नावल देखती है सोसाइटी में वो आपको लिख के दे देती है। तो इसी तरह की लिटरेचर क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन। अब उमैरा अहमद के जो पीरे कामल है उसका, अगर आप उसके नावल को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, अगर आपने अरिस्टोटल की डेफिनेशन पढ़ी है, अच्छा वो बड़ा रॉयल है और बड़ा मतलब किसी इंटेलेक्ट लेवल पे या किसी लेवल पे वो बड़ा है। फिर वो क्या होता है जी, उसके अंदर एक डाउनफॉल होता है, फिर उसका डाउनफॉल बुरी तरह फिर वो पिसता रहता है। ठीक है, फिर वो हमार्टिया और फिर एग्नोसिस और वो पेरीपिटी उसके अंदर आता है और अल्टीमेटली वो क्या करता है, मर जाता है। तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल वो अरिस्टोटल की डेफिनेशन लेती है और वो उसको इम्प्लीमेंट कर देती है उसके ऊपर। तो लिटरेचर उन्होंने पढ़ा होता है। आप लोग भी नावल लिख सकते हैं अगर आपने उसको सही तरह से पढ़ा हो तो लिटरेचर को। रिफार्मर ऑफ चर्च था, क्रिटिकल ऑफ पोप था, और विक्लीफ वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्राम। अच्छा जी, विक्लीफ जो है वो किससे इन्फ्लुएंस था, ये भी पूछ सकते हैं कि फ्राम whom he was influenced, किससे वो इन्फ्लुएंस था? तो वो इन्फ्लुएंस था जैन हस से। जैन हस जो है, विक्लीफ वाज अ क्रिटिक ऑफ द बाइबल, रोमन कैथोलिक बाइबल। रोमन कैथोलिक बाइबल का क्रिटिक था, वो उसे क्रिटिसाइज करता था। ये लोग जो पार्टनर, ये जो सोमनर और ये जो रिलीजियस प्रीस्ट, ये लोगों की फीमेल को पता क्या करते थे, मतलब इनके पार्टनर सोमनर बने हुए हैं और वो कहते थे माफ़ीनामे देते थे, कन्फेशन। किसी फीमेल से कोई गुनाह हुआ तो वो उसके पास जाती, उसको सारे राज बताती, कन्फेशन जो करनी है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं फ़लाँ को बताऊँगा, मेरी शराइत भी पूरी करो। मतलब वो उनको ब्लैकमेल करते रहते और वो बेचारी इस तरह के। फिर बहुत सारी बातें जब बाहर आई तो लोगों ने कहा कि दे आर नॉट गुड पीपल, ये तो यरगमाल बनाए हुए हैं दीन को। अब जैन हस का नाम लिख लें, JAN, जैन हस। जैन हस जो है, इससे ये इन्फ्लुएंस था, ये भी चर्च के ख़िलाफ़ था। इसकी लाइफ है 1369 1415। इसका स्नैपशॉट ले लिया करें साथ साथ, फिर याद रहते हैं, क्योंकि मैंने फिर आगे लिखना होता है, मैं उसे मिटा देता हूँ। तो ये वक्लीफ जो था वो किससे मुतासर था, ये यहाँ पे नाम लिखा होगा इसका, ये वाला। ये लोग ओवरऑल मुतासर थे इस बंदे से। ये भी चर्च के ख़िलाफ़ लिखता था, चर्च के ख़िलाफ़ बोलता था। ओवरऑल चौसर भी हमें चर्च के ख़िलाफ़ लगता है, लेकिन वो इतना बिटर नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमनिज़म और वो गया था इटली और वहाँ से बोकाशियो, डांटे और पेट्रार्क और इस तरह के लोगों को पढ़ के वो बड़ा मतलब अच्छा रिफाइन हो गया था। चौसर बतौर एज ए डिप्लोमेट भी वर्क करता रहा है, शायद आपने पढ़ा हो। चौसर ने एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था डेकामेरन।
बोकाशियो की बुक थी डेकामेरन। क्या नाम था? डेकामेरन। अब डेकामेरन जो बुक थी, अब डेकामेरन को पढ़ के उसके अंदर भी इसी तरह रिलीजियस टेल्स मौजूद थी। उसने कहा मैं भी ऐसी लिखूंगा। वो तो इटालियन था ना, तो इटालियन इन्फ्लुएंस जो है वो चौसर के ऊपर मौजूद है। चौसर ने हमेशा लिटरेचर जो होता है वो किसी ना किसी से कॉपी करती है। आप जितनी भी इंडियन मूवीज़ देखें, वो सारी जितनी भी ये अमेरिका और ये क्या नाम है उनका, हॉलीवुड है उनका, वो उससे मुतासर इम्प्रेस आपको लाएंगे। मतलब उनकी कोई स्टोरी है तो वो उन्होंने अपनी स्टोरी बना दी है, उसको थोड़ा सा कांट छांट करके अपनी बना दी। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनाई हुई हैं इंडियन। आगे देखें, इसको कहते हैं फाल्वर, यानी ये असल इसका नाम, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसको ठीक कर लें। असल नाम ये है LOLLARD, लॉलर्ड्स। ठीक है, ये लॉलर्ड्स क्या थे? ये ग्रुप ऑफ पीपल थे, फाल्वर थे विक्लीफ के, एंड दे वर अगेंस्ट द चर्च। और ये थी 1300 यानी 13 सेंचुरी से अर्ली 15 सेंचुरी तक के, 1300 से अर्ली 15 सेंचुरी के ये ग्रुप ऑफ पोइट्स थे। और ये खिलाफ थे लॉलर्ड्स किसके? दे वर अगेंस्ट द चर्च जो कुछ कर रहे थे ये उनके बहुत खिलाफ थे। आगे देखें, एक आगे भी है, कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लव पोएम। अच्छा, एक पोएट है उसका नाम है जॉन क्लेयर्स। ठीक है, ये ना ज़्यादा रोमांस पे इसके टॉपिक, इसके थीम नोट कर लें, ये किस पे लिखता है? जॉन क्लेयर्स। जॉन क्लेयर लिखता है पेस्टोरल लाइफ पे। जॉन क्लेयर लिखता है नेचर के ऊपर, इसको नेचर पोएट भी कहते हैं जॉन क्लेयर को। जॉन क्लेयर लिखता है रोमांस के ऊपर। जॉन क्लेयर लिखता है लव के ऊपर। तो यहाँ पे उसने आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लव पोएम। तो इसमें हम किस पे टिक करेंगे? जॉन क्लेयर्स टू एलिया। तो ये है, यानी फॉलोइंग द लव पोएम। इनमें से कहता है ये लव, पीटर बेल लव पोएम है, डॉन जॉन लव पोएम है, कुबला खान लव पोएम, ना ये लव पोएम है, ना ये लव पोएम है, ना ये लव पोएम है, क्योंकि उसका टॉपिक ये होता था। अब मैं ज़रा इसकी आपको लाइफ बताता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी इसके में। ये 1793 में पैदा हुआ है, 1864 में इसकी डेथ हुई है। हाँ जी, आयशा किस एज में आ रहा है बताएं? कि हमारा एक राइटर है, रोमांटिक पोएट है, नाम है उसका विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कब लिखा था लिरिकल बैलेड कॉलरिज के साथ कोलैबोरेशन? 1798 में उसने क्या लिखा था? लिरिकल बैलेड। और इस एज को ज़रा खींच के इधर लेकर जाएं, इसके बाद 18 सेंचुरी आ गई राउंड अबाउट, तो इसका मतलब है ये रोमांटिक पोएट्री में आ रहा, रोमांटिक पोएट के अंदर ही आ रहा है। तो इसके मैंने आपको अभी बता दिया कैरेक्टरिस्टिक, पेस्टोरल, नेचर, रोमांस, लव और इस तरह की चीज़ों को के ऊपर ये भी लिखता है। ठीक है, तो इसका वर्क है फर्स्ट लव, इसने लिखा है। ये ग्रेट पोएट ऑफ नेचर माना जाता है, कंट्री साइड पोएट माना जाता है, पेस्टोरल लाइफ दिखाता है। पेस्टोरल लाइफ का मतलब होता है विलेज की लाइफ, शेफर्ड की लाइफ, ठीक है, और इस तरह की लाइफ को दिखाता है। तो इसका फर्स्ट लाइव, इसकी एक पोएम है, उसकी मैं थोड़े से एक स्टैंजा थोड़ा सा पढ़ता हूँ। आई नेवर वाज स्ट्रुक बिफोर दैट, उसके कहता है, विद लव सो सडन एंड सो स्वीट, हर फेस इट ब्लूम्ड लाइक द स्वीट फ्लावर्स एंड स्टॉल माई हार्ट कंप्लीट। यानी देखो लव के ऊपर लिखता है। फर्स्ट लव इसका वर्क है। द थंडर्स मटर्स इसका वर्क है, एक मटर्स इसका वर्क है। द बैजर इसका वर्क है। आगे द येलो हैमर्स नेस्ट इसका वर्क है। लिटिल वैग टेल इसका वर्क है। आई लव टू द सी समर बीमिंग फोर्थ इसका वर्क है। आटम इसका वर्क है। द सीक्रेट टू एलिया, ये सारे इसके किसके वर्क हैं? इसमें वो यही चीज़ें थीम रखता है, क्या? नेचर, लव और पेस्टोरल लाइफ, ग्रीनरी, ये इसके टॉपिक हैं। नाम है इसका, नाम याद कर लें, जॉन क्लेयर, रोमांटिक पोएट।
अब देखिए जस्ट ऑप्शन जानना ज़रूरी नहीं होता कि बस ऑप्शन पढ़ ली और ऑप्शन निकल जाती हैं, लेकिन कोई पॉइंट बताया हुआ जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये कोई ना कोई आपके माइंड में रह जाए सब कॉन्शियस में। सिगमंड फ्राइड को आपने पढ़ा हुआ किसी ने? सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया था कि इंसान का माइंड के अंदर क्या होता है? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, ठीक है, सब कॉन्शियस। अब सिगमंड फ्राइड कहता है कि मतलब ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, जो हम बार बार चीज़ें बोलते रहते हैं वो अपने कॉन्शियस में आ जाती हैं। मतलब हमसे कोई पूछे 2+2 = हम फ़ौरन बताएंगे 4 है। इट्स इन आर कॉन्शियस एंड द थिंग वी आर रिपीटिंग अगेन एंड टॉकिंग अगेन एंड अगेन वी आर just putting into practice, they are in the conscious, but the thing they are countless there, it is in the subconscious। इंसान के माइंड में सब कुछ मौजूद होता है। एक ह्यूमन माइंड ऐसा है कि जिससे मेमोरी से चीज़ डिलीट नहीं होती। अब मैं आपके सामने एक बनाने लगा हूँ। जॉन लॉक ने कहा था इंसान की जो माइंड है, एक बच्चे का माइंड जो होता है, जॉन लॉक ने कहा था, फिलासफर था लेकिन उसको मैं बिहेवियरिस्ट ही समझता हूँ। उसने कहा ये टैबुला रैसा है। टैबुला रैसा मीन ब्लैंक स्लेट। क्या है आशा? ब्लैंक स्लेट है। इंसान का माइंड टैबुलर ऐसा है और इस टैबुलर ऐसा के अंदर कहता है कि ब्लैंक स्लेट है। अब जो लिखते जाएंगे वो इसके अंदर लिखा जाएगा और ये ऐसी स्लेट है जिससे चीज़ वॉश नहीं होती। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न द थिंग्स। अब बच्चे को सारी उम्र जो है, अगर आप में से कोई टीचर है तो वो समझता होगा कि बच्चे को आप मतलब बचपन में उसे किसी ने वो लेटर का नहीं बताया, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले उसका पहला लेटर बड़ा आता है। मतलब वो अगर वो बीए भी कर रहा है तो आप उसे लिखवाएंगे तो वो पहला लेटर जो है वो छोटा लिख देगा, क्योंकि उसके सब कॉन्शियस में ये चीज़ पड़ी हुई है कि भाई बस जब भी फिक्रा स्टार्ट करना तो ऐसे ही लिख देना है। मतलब शुरू से उसे किसी ने नहीं बताया या किसी ने कोई लाइन गलत लिख दी तो जो सब कॉन्शियस में आ जाता है। और सब कॉन्शियस ऐसा होता है, मतलब इतना सा आपका कॉन्शियस है और ये 99 बल्कि 90% जो है वो हमारे अनकॉन्शियस में डाटा पड़ा होता है। ये तो 10% में कॉन्शियस है। अब ये डाटा पड़ा हुआ है लेकिन ये बनेगा कैसे एक्टिव मेमोरी का हिस्सा या कॉन्शियस का हिस्सा? तब बनेगा जब बार बार उसको रिपीट करेंगे। महज 4 ऑप्शन ऐसे पड़ी हुई हैं, हाँ जी ये ऑप्शन आती है, लेकिन ये तो भूल जाएगी, ये तो हमारे सब कॉन्शियस में शायद पहले भी पड़ी हो। तो वी हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस ताकि हमें वहाँ पे याद भी रहें। इसीलिए मैं पूरा मतलब कोई नावल पढ़ाऊँ शुरू करता रहूँ तो मैं नावल पूरा ही पढ़ाता रहा हूँ, शुरू से पढ़ाते रहें ताकि बच्चे को पता तो चले कुछ। विच लॉन्ग रोमांटिक पोएम्स ओपन विद द लाइन्स ओ देयर इज अ ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज द प्रिल्यूड। ये प्रिल्यूड मैंने पढ़ाई है, उसके अंदर ही आती है, पहली जो बुक है उसके अंदर। ओ देयर इज अ ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज। कहता है कि मैं लंदन की लाइफ से निकल कर आया हूँ तो मैं क्या वहाँ कैद में था। ये जो कहता है ग्रीनरी है, ये जो पेस्टोरल लाइफ है, ये जो विल्जियर लाइफ है जहाँ मैं लेक डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ, इट्स रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी। कहता है ये मेरे लिए एक ब्रीज़ है, एक गुड जेंटल ब्रीज़ है और ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। कौन कहता है? ये आपको कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक रोमांटिक पोएट है, नेचर का पोएट है और वो नेचर के बारे में ही डिस्कस करता है। उसको हीलर, सूथर, कंफर्टर मांगता है। वो कहता है पूरी नेचर जो है उसके अंदर एक सोल होती है, लिविंग सोल, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। उसने प्रिल्यूड बुक लिखी है, नोट करें, 1770 में पैदा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ और 1850 में डेथ हुई है। कोलैबोरेशन में वर्क किया है कॉलरिज के साथ, सैम्यूल टेलर कॉलरिज के साथ, और दोनों ने 98 में मिलकर क्या लिखा? लिरिकल बैलेट। लिरिकल बैलेट जो है उसमें दोनों ने कोलैबोरेट किया, अपनी अपनी पोएम्स जो है उसमें शामिल की। इसकी जो प्रिल्यूड बुक है जिससे ये लाइन ली गई है वो बुक्स है 14 बुक्स के ऊपर, 14 बुक्स, ठीक है। और ये इसकी ऑटोबायोग्राफिकल इसकी पोएम है और इसके अंदर वो बताता है कि एक पोएट जो है वो किस तरह डेवलपमेंट होती है उसकी। यानी ये मुकम्मल ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, इसने कुछ चीज़ें वैसे भी शामिल की हैं, तो कुछ इसने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इसके अंदर लिखे हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, स्कूल, स्केटिंग, बाथिंग्स, स्कूलिंग और अपनी डेवलपमेंट जो है पोएट की जैसे हुई है उसकी, वो सारी लाइफ उसने बताई है। समर वेकेशन के दौरान फ्रेंड्स के साथ जो बर्ड स्नेयरिंग करता रहा, बोटिंग करता रहा, बोटिंग को चुराने की कोशिश करता रहा बोट को, वो सारे मामला इसने उसके अंदर डिस्कस कर दिए और इसको पब्लिश किया गया था पॉस्टमसली। पॉस्टमस का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर।
सो 1850 को इसको फिर पब्लिश किया गया था, ठीक है। पोस्टमसली इट वाज पब्लिश्ड एंड स्पेशली आफ्टर हिज डेथ। टोटल बुक इसके अंदर कितनी है? 14। नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। 1770 में पैदा हुआ और 1850 में डेथ हुई। रोमांटिक पोएट था और इसने कोलैबोरेशन के साथ वर्क किया है कॉलरिज के साथ। पोइट्री को कहता है पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। पोइट्री इज़ व्हाट जस्ट लाइक अ नेचुरल ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। ये नेचुरल फ्लो ओवरफ्लो होता है फीलिंग का। जब आपके अंदर बहुत सारा पैशन फीलिंग्स आ जाते हैं तो उसका ओवरफ्लो आपकी पोइट्री है। तो मतलब वो कहता है कि नेचर ही पोइट्री देती है, और कहता है नेचर के अंदर एक लिविंग सोल होती है, वो इंसान को गाइड करती रहती है। जो नेचर के पास रहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है, वो उसको नेचर कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती। लिरिकल बैलेड जो है इसने लिखा था 1798 में, ठीक है, नोट कर लें। किसके साथ मिल के लिखा था? कॉलरिज के साथ। कॉलरिज जो ये दोनों मिलके लिखते रहे, ठीक है। फिर इसने उसके अंदर एक प्रीफेस शामिल कर दिया। मतलब इन फ्यूचर जो है वो इसकी सिस्टर को, एक तो इसकी सिस्टर को पसंद करने लग गया, सारा हचनसन को। इसकी वाइफ का नाम था मैरी हचनसन। इसकी साली का नाम था सारा हचनसन। उसकी वाइफ का नाम भी सारा ही था, लेकिन वो पसंद करने लग गया सारा हचनसन, ये हचनसन को। ये हचनसन जो है ये बड़ी ब्यूटीफुल थी, इसके लिए उसने डिजेक्शन एंड ओड भी लिखी है। उसके अंदर ही ये रिजेक्ट करता है, उसको एडमायर करता है सारा हचनसन को, और वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ करता है। ये अब फ्रांस और ये इस तरह के जर्मनी से होकर आया है और वहाँ पे जाके फ़िलासफ़र बन गया है। तो जब ये वापस आता है तो ये क्रिटिसाइज़ करता है, कहता है कि मुझे अब पोइट्री, ये तो कहता है नेचर के पास जाएं तो पोइट्री आती है, कहता है मैं नेचर के पास भी मौजूद हूँ, मैं कहता है नेचर के पास भी, ये नेचर मुझे पोइट्री क्यों नहीं दे रही। जैसा मन का मौसम होता है, जैसा इंसान के दिल का मौसम होता है, अंदर का मौसम होता है, वैसा ही बाहर का मौसम होता है। नेचर इटसेल्फ इनडिफरेंट है, इसको हमारे मामला से कुछ नहीं, हम मरे या जिएं। उसने कहा इट्स इनडिफरेंट। नेचर इज नथिंग टू डू विद आवर सर्कमस्टांसेस एंड वट एवर यू हैव inner feeling, if you having a good atmosphere in your inner side, so nature will look you beautiful. So nature is nothing, nature is you in your inner side. तो ये वहाँ से फिलासफर बन के आया और इसने रिजेक्ट कर दिया वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड लिखा गया 1800 में, ठीक है, और थर्ड एडिशन उसका फिर उसने शाया किया 1802 में, और फिर उसने फोर्थ एडिशन शाया किया अकेले ने, किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1805 में। इसको नोट कर लें। एक और नीचे सर उसने ये सारा जो प्रीफेस है वो अकेले ने नहीं लिखा था? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये 1800 में उसने लिखा था, ये उसने अकेले ने लिखा था। ये मतलब इस अब कॉलरिज के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, कॉलरिज जो है उससे वैसे ही दूर हो गया, तो फिर उसने अकेले ने उसको, वो तो पैंथीज़म का फॉलोअर था, आपको पता है कि वो इसका फॉलोअर था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैंथीज़म का मतलब क्या होता है? मैंने अगले दिन आपको बताया था। पैंथीज़म का मतलब होता है कि ऑल इज़ गॉड, ठीक है, सब कुछ गॉड है। उसका मतलब ये था कि सारी नेचर जो है वो गॉड है, वो इसका कायल था। रॉबर्ट सॉथे, इसका नाम जानती हैं आप? ये कौन सा पोएट था? रॉबर्ट सॉथे। ये रॉबर्ट सॉथे जो है, हाँ यस, ये लेक पोएट है, और ये भी उसमें था, हाँ, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स में आता है। रोमांटिक पोएट है। 1774 में पैदा हुआ है और 1843 में डेथ हुई है। आप इसको नोट कर लें, ये किस में आ रहा है? रोमांटिक एज में, ठीक है। और रोमांटिक एज का पीरियड भी ज़रा लिख लीजिए। अगर आपसे वो पूछें कि रोमांटिक एज कब है, तो ये रोमांटिक एज लिख लें। 1800 में स्टार्ट हुई है और 1850 में ख़त्म हो जाती है। यानी जो भी कोई मूवमेंट होती है या कोई सिविलाइजेशन होती है। आपने W.B. यीट को पढ़ा है किसी ने? यस सर, पढ़ा हुआ है थोड़ा। W.B. यीट कहता है कि दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन होती है वो हमेशा ऐसे ही है, वो लड़ रही है एक दूसरे से। मतलब एक मॉडर्न सिविलाइजेशन है और एक ऑर्थोडॉक्स है, तो वो आपस में लड़ती रहती हैं ऐसे।
आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, हमेशा उसमें दो तहजीबें होती हैं। उसने एक बुक लिखी थी 1925 में, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, द विजन। इसके अंदर वो बताता है कि हर कंट्री के अंदर ये दो तहजीबें होती हैं, एक मॉडर्न और एक ऑर्थोडॉक्स, वो दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। कभी वो सेकुलर ऊपर आ जाती है, कभी लिबरल ऊपर आ जाती है, कभी लिबरल ऊपर आ जाती है, कभी मतलब रिलीजियस ऊपर आ जाती है। तो ये आपस में लड़ती रहती हैं, एक दूसरे को ओवरकम कर लेती है, तो दूसरी फिर किसी की तलाश में होती है कि मिलके उसको हम भगा दें, उसे सप्रेस कर दें। आप कंट्री में देख लें तो बड़ा विजनरी पोएट था W.B. येट। W.B. येट की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ाई तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वो एक लड़की से मोहब्बत करता था जो कि मतलब उसके ऊपर इंग्लैंड ने कब्ज़ा किया हुआ था, उसके कंट्री पे, आयरलैंड पे, आयरलैंड का रहने वाला था। तो मॉड गॉन नामी एक लड़की थी जो बड़ी मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रचार करती थी कि इंग्लैंड के लोग जो हैं वो कब्ज़ा किए हुए हैं आयरलैंड के ऊपर। ये नहीं, ये इसके ही इज़ नथिंग टू डू ऑल दीज थिंग, ये खुद प्योरिटन था। इंग्लैंड के लोग ज़्यादा प्योरिटन हैं और आयरलैंड के लोग ज़्यादा कैथोलिक हैं। अब ये इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, उसके पीछे ला के ये फ्रीडम फाइटर बन गया, मतलब ये लीडर बन गया उनका। उस मॉड गॉन को प्रपोज करता है, वो कहती है हमारा लव जो है वो स्पिरिचुअल रहेगा, प्लेटोनिक रहेगा, हम इसको मैरिड लाइफ में नहीं लेकर जाएंगे। वो किसी और से शादी कर लेती है, बड़ा परेशान होता है। फिर ये काफ़ी एजड होता है, उसका पीछा करता रहता है, साथ उसको वो